नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब पर। एग्ज़ाम डिवीज़न चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो नोट्स के माध्यम से, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। तो दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए आप और वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करता चलूँगा, तो देखते रहिए प्लीज़ दोस्तों। आपके फ़ायदे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि कॉम्परेटिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होते कॉम्परेटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, और जो बेसिक जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे पीएससी हुआ, उसमें कुछ टॉपिक जो उठ जाते हैं 3 नंबर या जो भी है। तो दोस्तों प्लीज़ इसको पढ़िएगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से और बहुत ही सरल सुस्पष्ट शब्दों में मैंने लिखा है दोस्तों। थोड़ी राइटिंग में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो दोस्तों कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, पर एकदम बढ़िया चंगा सी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमने पिछली जो वीडियो थी पार्ट 3, वह गुलाम वंश चल रहा था। अब जो दूसरे नंबर का जो वंश आता है वो आता है खिलजी वंश, और इसका जो समय काल रहता है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है। बहुत ही शानदार तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम अब शुरू कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बढ़िया शानदार तरीके से चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है जो खिलजी वंश के प्रथम शासक थे उनकी बात आती है सबसे पहले। तो वो कौन हुआ करते हैं? तो वो हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और 1290 से 1296 ईस्वी तक इनका जो है शासनकाल रहा है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी अगर मैं बात कहूँ कि भारत में जो खिलजी वंश का संस्थापक था वह 13 जून 1290 में केकुबाद द्वारा निर्मित फ्लोखरी महल में राज्यारोहण हुआ। दोस्तों यहाँ पर एक समझने की बात कीजिए कि जो जलालुद्दीन फिरोज शाह हैं वो है भारत में खिलजी वंश के संस्थापक, और जो 13 जून 1290 में केकुबाद निर्मित फ्लोखरी महल में राज्यारोहण हुआ। इनका जो राज्यारोहण था, जो इनका राज्यारोहण हुआ भाई, राज्याभिषेक हुआ, वो 13 जून 1290 ईस्वी केकुबाद द्वारा, किसके द्वारा? केकुबाद द्वारा खिलोखरी महल में हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम बिना कुछ देरी के। पॉइंट नंबर अब नेक्स्ट आएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा एक बार इस साइड में समझ लें अपन कि कैसा क्या इस खिलजी वंश चलता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा समझा दूँ। यहाँ पर ये देखो खिलजी वंश और कुंदुज का तुगलक खान, कुंदुज का तुगलक खान। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा नाम है तो कॉम्प्रोमाइज़ जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से जो दो शासक हुए वो हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अभी, और एक हुआ मसूद। ठीक है, और जो जलालुद्दीन खिलजी था उससे हुआ रुकनुद्दीन, और जो मसूद था उससे हुआ अलाउद्दीन। ठीक, सॉरी, जो मसूद है वो अकेले हैं, और जो खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं उनसे दो शासक हुए, वो हुए रुकनुद्दीन और अलाउद्दीन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रुकनुद्दीन का शासन यहीं समाप्त हो गया और उसकी पीढ़ी आगे तक नहीं बढ़ी। अब पीढ़ी जो बढ़ती है वो बढ़ती है अलाउद्दीन की। ठीक, तो चलिए कैसे क्या पीढ़ी बढ़ती है। तो इसके 3 शासक आते हैं। पहला आता है खिजर खां, गयासुद्दीन उमर, और तीसरा आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अब जो ये खिजर खां है और गयासुद्दीन उमर है, यहाँ से जो पीढ़ी है वो आगे नहीं बढ़ी। अब बढ़ी कहाँ से? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह से। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ से सिर्फ एक ही शासक हुए, वो हुए नासिरुद्दीन खुसरो खां। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये बैकग्राउंड आप एक बार ज़रूर पढ़ें और नोट्स में ज़रूर लिख लें आप। ये जो खिलजी वंश का ये पूरा बैकग्राउंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कैसा क्या रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं।
सेकंड पॉइंट लाजवाब तरीके से, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो यह दिल्ली का प्रथम शासक था, ठीक है, जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप याद रखा करें, बेसिक चीज़ है। कैकबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को आहिस्ता खां की उपाधि दी। बहुत इम्पोर्टेंट कि भाई जो कैकबाद ने जलालुद्दीन फिरोज शाह को किसकी उपाधि प्रदान की थी, तो हम आंसर में लिख देंगे शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि सुल्तान के भतीजे अलाउद्दीन ने देवगिरी के यादव राजा बोल देते हैं या जादव राजा बोल देते हैं, दोनों एक ही बात है, को हराकर अपार धन अर्जित किया। उनको हरा दिया और उनसे धन लूट कर ले आए। चलिए आगे बढ़ते। अंततः धोखे से अपने चाचा की हत्या कर दी। ठीक है, अंततः उसने क्या कर दिया, उसके चाचा की हत्या कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इनके मंत्री परिषद के बारे में समझ लेते हैं, और उनके जो शासनकाल में जो आक्रमण हुआ वो मंगोल आक्रमण हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जरूर आता मंगोल आक्रमण से। उसके पहले हमें यहाँ पर देख लें कि अलाउद्दीन का जो मंत्री परिषद था वो कैसा हुआ करता था। तो दोस्तों कष्ट न करें, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ये देखो। अब हमको समझना है सिर्फ इतना कि जो मैं 1 मिनट यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इतना देखना, आपको इतना देखा पहले, आप इतना फोकस करें, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। ठीक, अलाउद्दीन का मंत्री परिषद, सबसे पहले दीवान वजारत, ये से देखते हैं, वहाँ के जो दीवान वजारत थे उनको वजीर बोला गया, और वो समझ लो मुख्यमंत्री हिंदी भाषा में। ठीक, दीवान ईसा, शाही आदेश का पालन करने वाला। दीवान आरिच जो पद है वो सैन्य मंत्री का पद था, और जो दीवान ईसा है वो शाही आदेश का पालन करने का पद है। और दीवान रसातल विदेश विभाग का पद है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज करता हूँ ये। अब अलाउद्दीन के जो बाजार नियंत्रक अधिकारी थे उनके बारे में थोड़ा जान लें। तो शाही मंडी बाजार अधीक्षक, दीवान रियासत बाजार नियंत्रक, सराय अदल न्यायाधिकारी, और बरीदे मंडी बाजार निरीक्षक, और मनहान गुप्तचर, ये इम्पोर्टेंट है। मनहान को क्या बोला जाता था, गुप्तचर बोला जाता था। तो यहाँ पर ये जो है वहाँ के पद थे, और ये हिंदी में इसका थोड़ा सा आपको समझाने के तौर पर बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब साइड लगाते हैं इसको, और अब चलते हैं कहाँ पर, सीधे चलते हैं अब मंगोल आक्रमण पर। तो कैसे मंगोल आक्रमण हुआ अब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब मंगोल आक्रमण देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम स्लो करता हूँ, जूम डाउन करता हूँ। अब देखता है आपकी नज़र जाना चाहिए, मैं यहाँ पर चेक बॉक्स बना देता हूँ। तो आपकी जो नज़र जाना चाहिए यहाँ पर देखो, चिंता करने की कोई बात नहीं, बहुत ही सरल नोट्स है दोस्तों, कठिन नोट्स में कोई, ये नोट्स बहुत ही सरल सुस्पष्ट लिखे हैं। चलिए अब मैं बता दूं आपको कि जो मंगोल आक्रमण हुआ वो कैसा क्या हुआ। तो फिरोज खिलजी के समय में मंगोल नेता हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला का आक्रमण 1292 ईस्वी में हुआ। फिरोज ने सिंधु नदी के किनारे अब्दुल्ला को पराजित किया। उसने फिरोज के साथ संधि कर दिल्ली में मिल गया। चंगेज वंश का उलुग खां के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उलुग के 4000 समर्थकों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। वह दिल्ली के मुगलपुर में बस गए। वर्तमान में यह स्थल मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मुगलपुर है वो किस नाम से जाना जा रहा है, अब मुगलपुरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मंगोल आक्रमण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रानी पद्मिनी की कथा के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों बताऊंगा रानी पद्मिनी की कहानी। तो आप तो जानते तो होंगे, बहुत ही आपने ये इनके बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो रानी पद्मिनी के बारे में बताते हैं हम थोड़ी जानकारी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रानी पद्मिनी के बारे में जानकारी। ओके,
तो चलिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। पद्मिनी की कथा का मुख्य आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ पद्मावत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट। लिख के धर लो, ये तो आप लिख के धर लो, ये जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ हैं। एक कौन है? काव्य ग्रंथ, लिखित काव्य ग्रंथ हुआ मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर उनके ग्रंथ के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जरूर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, असुविधा के लिए खेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से। चलिए, तो पद्मिनी की जो कथा है, एक बार फिर से बता दूं कि पद्मिनी की कथा का मुख्य आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ पद्मावत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ें। पद्मिनी राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर पत्नी थी, ये तो आप जानते ही हैं। पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण पद्मिनी को प्राप्त करना था। पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण पद्मिनी को प्राप्त करना था। ठीक है दोस्तों, पाना था। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले का घेरा डाला था और उसने शर्त रखी कि यदि वह पद्मिनी की एक झलक देख ले तो वह वापस चला जाएगा। क्या शर्त रखी उसने भी, बताओ आप, कि वह एक बार पद्मिनी की झलक देख ले तो वह वापस चला जाएगा सब कुछ छोड़कर। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो राणा ने यह शर्त स्वीकार करी। अलाउद्दीन को किले में लाया गया तथा एक दर्पण के द्वारा उसे रानी पद्मिनी की झलक दिखाई दी गई। तो एक जो दर्पण के द्वारा है, रानी पद्मिनी की झलक को दिखाई गई। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, वो मलिक मोहम्मद जायसी वाला जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं हम बहुत ही जोरदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया इम्पोर्ट। अब आता है कोहिनूर हीरे का इतिहास। तो दोस्तों, दिल थाम कर रहिए। कोहिनूर हीरा, ये लो भाई, कोहिनूर हीरे का। रुकिए भाई, रुकिए यहाँ से। अरे यार, अब तो लग जा। ये कोहिनूर हीरे का इतिहास। तो चलिए, मैं इतिहास एक कहानी के रूप में बताता हूँ कि कैसे क्या कोहिनूर हीरा आया और किस किस के पास गया। तो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके, शानदार तरीका, सरल तरीके से। तो चलिए, कोहिनूर हीरा गोलकोंडा तेलंगाना की खान से निकाला गया था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी के समय में मिलता है, जब तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव, याद रखिएगा, से प्रथम बार यह हीरा सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी को उसके एक सेनापति मलिक काफूर, ये भी याद रखिएगा, ने 1310 ईस्वी में भेंट किया था। अब ये याद रखिएगा किसने किसको भेंट किया था। ठीक है, तो ये किसने किसको भेंट किया था, तो सर्वप्रथम ये है प्रताप रुद्रदेव से प्रथम बार यह हीरा सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी को उसके एक सेनापति मलिक काफूर ने भेंट किया था। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक कहानी के तौर पर समझा करें आप, एक स्क्रिप्ट बनाए दिमाग में, भाई किसने किसको दिया ये हीरा और कहाँ से कहाँ गया। ठीक है, आप जब भी पढ़ाई करें तो एक स्क्रिप्ट के तौर पर एक कहानी बनाएं दिमाग में। चलिए, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत सिंह ने यह हीरा हुमायूं को मिला या दिया। उस समय कोहिनूर हीरे का वजन 320 रत्ती समग्र विश्व के लिए 2.5 दिन के भोजन के बराबर था। कितनी बड़ी बात, पूरे जो विश्व के लिए उस हीरे का जो मूल्य था वो 2.5 दिन के बराबर भोजन था। मतलब उसके जो मूल्य में 2.5 दिन का भोजन पूरा हो जाता। चलिए अब आगे चलते। हुमायूं के बाद कोहिनूर हीरा क्रम से मुगल शासकों के राजकुमार की शोभा बढ़ाता रहा और 1739 ईस्वी को मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर वह हीरा ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह
लूट ले गया, लूट ले गया। अब चलिए आगे चलते हैं। किसने लूट ले गया? नादिर शाह ने उसे लूट ले गया। और जो ईरान का नेपोलियन कौन कहा जाता है? यही एक क्वेश्चन बन गया इम्पोर्टेंट, नादिर शाह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नादिर शाह की मृत्यु के बाद इस पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो गया और उसके बाद पुत्र शाह शुजा को प्राप्त हुआ। अब आता है 1809 ईस्वी के लगभग। यह कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह अंतिम सिख शासक को भेंट किया। 30 मार्च 1849 को गुजरात के युद्ध में अंग्रेजों से दिलीप सिंह पराजित हो गए। उसी समय दिलीप सिंह से यह हीरा लेकर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी को भेंट कर दिया। तब से यह हीरा, जो वर्तमान में 3 टुकड़ों में विभाजित है, तो चलिए टुकड़े कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं वो देख लें। तो प्रथम टुकड़ा है ब्रिटिश म्यूजियम में, जबकि द्वितीय टुकड़ा है ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में विद्यमान है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। हमने खिलजी वंश पढ़ा इसमें, और कोहिनूर हीरे का इतिहास पढ़ा, और जो रानी पद्मावती थी उनके बारे में जाना। तो चलिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर करें चैनल को दोस्तों। और अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो ठीक है दोस्तों, बात को समझिएगा और इनको ज़रूर नोट्स बना के लिखें, अच्छी राइटिंग में लिखें। थोड़ा सा मैं जल्दी में लिखने में राइटिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, बाकी सब ठीक है, नोट्स एक नंबर है। चलिए दोस्तों, ओके, गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।